हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और कैपेसिटर्स, और नीट के सॉल्यूशन में सेकंड वाला पार्ट अपन क्वेश्चन सीरीज का ले रहे हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 में आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, एयर से फिल्ड है वो, और वैल्यू सी दे रखी है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ वी। एक बार इसको वी पे कनेक्ट किया और क्या करा बच्चों, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि आपके पास ये कैपेसिटर था, ठीक, उसको आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का ईएमएफ वी होगा तो इसके आसपास भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी मिलने लगेगा। ये पूरी तरह आपका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया उसने एयर के गैप में, विच मीन्स जो ये कैपेसिटर है और इस सेल को तो रिमूव कर दिया है, बस जो कैपेसिटर है उसके सेंटर पे पूरी तरह इसको अब किससे फिल कर दिया हम लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक से फिल हो गया। तो फिलिंग विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के। ये ध्यान रखना कि बैटरी को ना हमने यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया है बच्चों। डिस्कनेक्ट करने का एक बेसिक सा मतलब समझ लो। डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो कोई भी अब इसको पोटेंशियल अप्लाई करने का सोर्स नहीं रहेगा, विच मीन्स जितना चार्ज ये रिलीज कर चुका है कैपेसिटर के अंदर उतना कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी ये अपन पढ़ते हैं डिस्कनेक्ट वाला टॉपिक, तो कह देते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज का टर्म होगा ना वो कांस्टेंट होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता बच्चों। ठीक है, मतलब जो शुरू में चार्ज होगा, मान लो क्यू नॉट, तो वही बाद वाला चार्ज होगा, उसको क्यू डैश कर लेते हैं। और डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाली कैपेसिटी में नया वाला कैपेसिटी जो होता है ना, वो पुराना कैपेसिटी विच इज सी नॉट, इस क्वेश्चन में सी दिया हुआ है वो आप लोगों को, सी नॉट इंटू के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको सी इंटू के कर लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से बच्चे को जानी नहीं चाहिए। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन कौन से आपके इनकरेक्ट है, तो चेक करते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट है। फर्स्ट के लिए है चेंज इन एनर्जी इज दिस मच। तो बच्चों फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इनिशियल एनर्जी की वैल्यू मान लो सी वी के पैटर्न में लिखी है, तो हम भी इस तरह लिखेंगे 1/2 सी होगा और वी का स्क्वायर होगा। ठीक है, यही पैटर्न होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर बच्चों फाइनल एनर्जी की जब बारी आती है ना, इसकी बात करनी है, तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 सी की जगह पे हो जाएगा इसका फाइनल जो कि ये रहा। तो आप लिखोगे यहाँ पे सी टाइम्स ऑफ के, और पोटेंशियली बच्चों घट जाता है कैसे, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि कैपेसिटर में बैटरी रिमूव करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो नया पोटेंशियल क्या होता है, v बाय के टाइम्स डिक्रीज होता है। हम डेरिवेशन में पढ़ते हैं इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 सी का टर्म होगा और एक के कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय के। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। अगर मैं डेल्टा निकालूंगा तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्या आना चाहिए, 1/2 सी वी स्क्वायर 1/k-1। इसका मतलब है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बच्चों करेक्ट आ रहा। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, नहीं, बिल्कुल गलत है। जो पुराना चार्ज होगा ना बच्चों, वही आपका नया वाला चार्ज होगा, मतलब ये नॉट कंजर्व्ड, मतलब ये वाला सेंटेंस गलत है। फिर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट डिक्रीजेज बाय के टाइम्स, बिल्कुल सही है सेंटेंस से, मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते ही आप लोगों को। लास्ट क्या लिखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज बाय के टाइम्स। तो जो एनर्जी जो आ रही है इसकी, वो के से देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया बच्चों आपका, सही हो गया, डिक्रीजेज बाय के टाइम्स। तो बेसिकली डेल्टा क्यू का जो टर्म है ना बच्चों, वो आपका बोल सकते हो कि ये है जो फाइनल एनर्जी है ना, वो वैल्यू हो जाएगी इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाय के। तो थोड़ा लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने में इसको गड़बड़ कर सकता है बच्चा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो कम हो जाएगी, तो जो पहले स्टोर्ड थी उससे बाद में जो स्टोर्ड हो रही है उसके बीच में ये रहा आपका रिलेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये डिबेट में चला जाता है ना, एज पर द थिंकिंग। तो हमारे हिसाब से सेकंड वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है, चार्ज नॉट कंजर्व्ड है, मतलब ये तो ये इनकरेक्ट वाला सही माना जाएगा। और इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि कई बुक्स में आप चेक करोगे तो किसी ने गलत बोला है, किसी ने सही बोला है, तो ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। हालांकि जिस साल पूछा गया था उस साल ये क्वेश्चन कैंसिल्ड कैटेगरी में चला गया था। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्यू वर्ड्स की एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, वो चेंज में काउंट कर रहे हैं या फाइनल काउंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, फाइनल काउंट करेंगे तो सही है, यू इनिशियल डिवाइड बाय के का टर्म ही आना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 12 में बच्चों दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है,
एक की वैल्यू K1 है और एक की वैल्यू K2 है, तो K1 ज़्यादा है और K2 क्या है, कम है, ठीक है। आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वाला डायग्राम है बच्चों। इन द फिगर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड सेपरेशन D इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट P शुड बी करेक्टली शोन बाय, आपको अप्रॉक्सीमेट नेचर का बताना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल डिबेट नहीं करने लग जाना है। P पॉइंट से आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा वेरिएशन आना चाहिए। एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये तो दो थिन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक हैं, उनके अलावा जहाँ पर भी ये एयर से बना होगा वहाँ पे फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, ये अपन बिल्कुल जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज़ मिनिमम, ये कंसेप्ट होता है ना, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बाहर में अलग से एरो बना रहा हूँ ना, उतने रीजन के लिए ना बच्चों आपको ऐसा बोलना है कि E नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, E नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन जो कि कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर से जो फील्ड होगा उस पर E नॉट होगा। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक आ जाता है ना ये वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है E, जो कि एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड करेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो इसको E1 नाम दे दो। सिमिलरली इसको नाम दे दोगे आप तो क्या हो जाएगा E2, वो हो जाएगा बच्चों E नॉट बाय K2। ये थ्योरी होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि बच्चों को पता है कि K1 लेस देन क्या होगा K2 और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इन्वर्स में जा रहा है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की ज़्यादा होनी चाहिए किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से, और इन दोनों से भी ज़्यादा होना चाहिए कौन, आपका जो एयर में चलते हैं भाई, ठीक है, वो कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एयर वाले के तो तीनों के लिए हमें क्या दिख रहा है कि ये तो ज़्यादा ही होंगे, देखो ये वाला E नॉट, ये वाला बच्चों E नॉट और ये वाला E नॉट। रही बात इन दोनों की, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, और यही अपना ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डाइलेक्ट्रिक में हो ही नहीं सकती बच्चों, और ये पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में बिल्कुल ही गलत है, ये तो ज़्यादा ही बता दिया इसने यहाँ पे, तो इससे गलत हो गया ये, और ये तो पूरा ही गलत है, हटाओ इसको। तो ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है अगर मान लो ये प्लेट चेंज कर दे या किसी एक प्लेट पे कंडक्टर डाल दे, तब मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मान लो आप लोगों ने कंडक्टर प्लेस कर दिया तो कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती बच्चों, तब डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये E नॉट पे ज़्यादा होगा और फिर बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ये फिर से ऊपर आएगा, ये फिर थोड़ा नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये रहा आपका कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं कंडक्टर रख दूं यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए और सेकंड वाले को डाइलेक्ट्रिक रहने देते जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैन आल्सो बी आस्क्ड। सो आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि हम डिस्टेंस D की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो हाईएस्ट पॉइंट बना होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, उसके ऊपर तो फील्ड जाएगी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखें कंडक्टिंग दिया अपन को, इसका रेडियस R है और चार्ज दे दिया है Q। आप लोगों को पोटेंशियल बताना है और फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इसने, फॉर्मूला वाइज ही पूछ लिया है बच्चों। अगर ये आपके पास कोई स्फीयर होता है जिसका रेडियस R मान लें, इस पर चार्ज रखोगे ना आप अगर, तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो ऑब्वियसली दिमाग में आएगा कि हॉलो है या सॉलिड है। तो बच्चों इन दोनों टर्म से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर क्वेश्चन में कंडक्टिंग दे दिया है चार्ज को सरफेस पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। द चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस एज शोन हियर, देखो बिल्कुल सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर हमसे कहता है कि इसका वेरिएशन बताइए, तो ऑब्वियस ही बात है चार्ज अंदर है नहीं और हमें पता होता है कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है 0, और पोटेंशियल की इक्वेशन क्या हो जाएगी सबको मालूम है, ये तो K लेते हैं, इस चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ अज्यूम करके यहाँ तक का इक्वेशन लिखते हैं, तो K Q डिवाइड बाय R where K can be written as 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइड बाय R। तो प्यारे बच्चों एक आंसर तो आपका ये रहा, ठीक है, और एक आंसर आपका ये रहा। अगर ग्राफ बनाने को आ जाता तो क्या करते आप लोग, आप कहते कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे आप और यहाँ R लिखेंगे तो रेडियस तक तो हम जानते ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, रेडियस तक तो 0 चलेगा, फिर बढ़ जाएगा और फिर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, लेकिन वहीं अगर पोटेंशियल के बारे में पूछेगा टीचर आपसे तो V और यहाँ R लिख करके सेंटर पॉइंट तक ना कांस्टेंट बताएंगे आप लोगों को, कि ये फॉर्मूला देखो ना आप, कांस्टेंट 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 एंड कांस्टेंट, सब कुछ ही वहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों।
तो v का टर्म होगा और फिर वो हाइपरबोलिक फॉर्म में जाएगा, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ये यहाँ से पता चलता है अपन को। तो खैर ये तो पूछा नहीं गया है, आपको बस इतना जानकारी रखना था कि 0 आंसर होगा और ये होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है हमको 0, और नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछा है और फील्ड बाद में पूछा है बच्चों। तो पोटेंशियल का ये रहा फॉर्मूला और फील्ड हो गया आपका 0 और ये आपका हो गया पोटेंशियल। तो ये तो गलत हो गया, मैंने मिस कर दिया, ये आंसर सही है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में हमारे पास एक रीजन है जहाँ पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है v x y z के साथ, है ना, तीनों पे। तो उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz करके दिया हुआ है, वेयर v इज इन वोल्ट और xyz तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों, मीटर्स में। तो ऑब्वियसली ऐसा ही पूछा है। आपको फोर्स बताना है बच्चों किसी 2 कूलम के चार्ज पे, ध्यान रखें इस बात का, 2 कूलम के चार्ज पे जो कि 1,1,1 पे रखा है। मतलब आपको एट लास्ट x, y और z की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर अपन रिवर्स चलें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स ऑफ E। तो Q तो आप लोगों को पता है, कहीं से ही मालूम चल जाए, अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। और अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट हो, तो मुझे क्या करना होगा, Q निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका मैग्नीट्यूड करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लिखी जाती है। ये बच्चों वेक्टर है तो x पर भी होगी I के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड y पर भी होगी j के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों k पर भी होगी k के साथ। ऐसा अज्यूम करके चलना है और तीनों का अलग अलग फाइंड कर लो। और फार्मूला तो बच्चे भी जानते हैं छोटे वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ dv डिवाइड बाय dr, यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर। तो जब x का लिखूंगा तो मैं x के हिसाब से बात करूंगा, y करूंगा तो y और z करूंगा तो z। आपको बस पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इतने से टर्म को, यहाँ से लेके यहाँ तक को। तो मैं करना शुरू करता हूँ। ये हो जाएगा e ऑफ x, ठीक है, नेगेटिव साइन तो आता है, इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे टर्म को। तो ये हो जाएगा dv डिवाइड बाय x के रिस्पेक्ट में। तो नेगेटिव रख देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का ट्राई करते हैं। अगर x पे बैठ के बात करोगे तो 6 से डिफरेंशिएबल है, तो 6 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 8 लिखा है, x का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8y। तो x वाले को ना कांस्टेंट नज़र आने वाली है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। और 6yz की बात करूँगा तो वहाँ पर भी कोई x नहीं लिखा, मतलब ये दोनों टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, विच मीन्स आपका यही आंसर है, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव ऑफ 6 प्लस ऑफ 8y, ये अलग से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं y के बारे में लिखूंगा तो क्या बोलोगे आप लोग, सर वहाँ पे भी नेगेटिव करना होगा, dv करना होगा और dy के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आ गया नेगेटिव मेरा फिर से। अब मैं इसको y के हिसाब से पढ़ूंगा, तो 6x में कहीं y नहीं है, मतलब ये तो 0 आने वाला है। फिर क्या है 8xy, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 8x, यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, माइनस ऑफ एक और 8 आ रहा, देखो बच्चों 8y से। फिर करूँगा मैं प्लस, और हो जाएगा 6y का डेरिवेटिव होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा z। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 माइनस ऑफ 6z, ये इसका आंसर होगा। तो ये पार्शियल आंसर मिल रहे हैं बच्चों, है ना, साइन पलट के बोल रहा हूँ बस। अब आएगा आपका ez का बारी, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नेगेटिव लिखना है, आपको dv लिखना है और यहाँ पे dz कर देना है बस, और नेगेटिव पे सॉल्व कर दो इसको z के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो क्या हो जाएगा। फिर इसको बच्चों z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलने वाली वैल्यूज आप लोगों को, ये हो जाएगा नेगेटिव फॉर्मूले के लिए, और यहाँ सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 6y की 6x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, माइनस वहाँ पे भी कोई z का टर्म नहीं है 0, एक और बच्चों 0 मिलेगा, और ये हो जाएगा प्लस करके 6 ऑफ y, द रीज़न यहाँ पे z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप लोग, नेगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 ऑफ y, है ना, नेगेटिव उस पर लग जाएगा। तो मेरा एक आंसर ये बनता है। अब ध्यान देने वाली क्या बात आ रही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड x जो y पे जा रही है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ y जो j पे जा रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा z जो कि कहाँ जा रहा होगा k पे। और क्योंकि पॉइंट अपना बहुत सिंपल है 1,1,1, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड भी पता कर सकते हो बच्चों, वो हो जाएगा रूट के अंदर लिखना होता है हमें ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर प्लस ez का स्क्वायर। तो x की वैल्यू ये रही आपके पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 1 कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा -6 प्लस 8 दैट शुड बी 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पे 1 1 रख के बोलो तो क्या हो जाएगा 8 और 8 16 -6, सो दैट शुड बी 10 का स्क्वायर, और ये माइनस
प्लस करके यहाँ पे -6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों अपन लोग। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 140। जिसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये होना चाहिए 2 × 2 × 4 हो गया ये, और यहाँ बचेगा 35, विच मीन्स आंसर आया मेरा 2√35। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आंसर होगा न्यूटन पर कूलम में। लेकिन क्वेश्चन में ना फोर्स मांगा है, और मैंने क्वेश्चन शुरू ही किया था आपको रिवर्स पढ़ा के कि बस चार्ज निकाल के फील्ड में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ मिल जाएगा अपन को आंसर। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ E विच शुड बी 2 कूलम्स इंटू 2√35 विच इज़ 4√35। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर है बच्चों, ये वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 15 देखो, पॉइंट है हमारे पास 3 A, B और C और यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हिसाब से कोई पॉइंट मार्क करना है। तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो इधर कहीं ज़्यादा पोटेंशियल होगा और यहाँ कहीं क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म की, और सबको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा V/d। नेगेटिव साइन का मतलब होता है ये जो फील्ड है वो हायर से लेकर, है ना, हायर टू कहाँ जा रही होती है, लोअर। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको B पकड़ाया, फिर चलते चलते गए तो परपेंडिकुलर लाइन पे कौन मिला, C, फिर परपेंडिकुलर लाइन पे कौन मिला, A, विच मीन्स V ऑफ B ज़्यादा होगा V ऑफ C से, और वो ज़्यादा होगा V ऑफ A से। इसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं तो पोटेंशियल गलत है ना बच्चों, ये सही है, मैक्सिमम एट B विच मीन्स V ऑफ B वॉज ग्रेटर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 16 देखो, दो हमारे पास बॉल्स हैं, है ना, ठीक है, और इक्वल चार्जेस वो कैरी कर रहे हैं। दे आर कैरिंग द इक्वल चार्जेस सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो मान के चलो ये अपने पास क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, L और L। फिर कहता है इन इक्विलिब्रियम सेपरेशन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो फर्स्ट पार्ट में इसका डिस्टेंस बीच में कितना है बच्चों, R। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। तो पुरानी हाइट अगर y थी तो इसको जानबूझ के हमने y/2 पे हाफ द हाइट पे क्या क्लैम्प किया। तो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगी वो ऑब्वियस ही बात है बदलेगा, तो ये हो जाएगा R' और ये कितना होगा ये अपन को पता करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले को स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास बॉल हो जाएंगे पिथ बॉल्स, इस पर चार्ज कितना है Q, और यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों, Q चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या पड़ रहा होगा, रिपल्शन पड़ रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर बच्चों कुछ टेंशन भी होगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलता है हमें, mg मिलता है। यहाँ पर कुछ एंगल बनती है थीटा, जिसकी वजह से आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ऊपर मिलने लग जाएगा आप लोगों को t cos थीटा, और अंदर मिलने लग जाएगा यहाँ पर t sin थीटा। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यू विल केम अक्रॉस सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, और हिंज करके ये थ्रेड बांध के। तो यहाँ पे पहले क्या करना होता है, अपन को एट इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है इस पॉइंट को। तो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, क्या इसका आंसर मिल सकता है। तो देखो इक्विलिब्रियम ये लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की वजह से क्या मिल जाएगा आपको, जो t sin थीटा का टर्म है, ठीक है, t sin थीटा का जो टर्म है, और वो बच्चे लोग आपको मिल जाएगा किसके बराबर, t sin थीटा पीछे क्या मिल रहा है आपको, फोर्स का टर्म है। सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, एक और टर्म t cos थीटा का टर्म। देखो ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, t cos थीटा है ये, और वो किसको कंपनसेट कर रहा है, mg को। तो इसके नीचे हो जाएगा बच्चों mg बराबर के साथ। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो याद करिए tan थीटा होता है अपना f/mg, दैट्स ऑल। अगर ये लॉजिक हमको क्लियर है तो इससे अपन इन दोनों को ना फटाफट लिख सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं फर्स्ट कंडीशन में, जो आपके पास बच्चों tan थीटा था, है ना, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है बच्चों ये पूरा का पूरा, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, r/2। तो हो जाएगा r/2 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, f, है ना, ये f हो गया, f डिवाइड बाय m इंटू जी। और वहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं f की टर्म हो जाएगी k पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय r का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा mg। मतलब काम की जो बात है वो इस पॉइंट लाइन में ये लिखी हुई है और ये लिखी हुई है, बात खत्म। इसे कंपेयर करेंगे आगे चल के अपन लोग।
सिमिलरली अपन अगर सेकंड केस के बारे में बढ़े तो वही वापस से अपने क्या बन जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ पे आपका एक एंगल थीटा मिल जाएगा और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी r'/2। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लो मैं tan थीटा डैश निकालूंगा तो tan थीटा का डैश कितना होगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज r'/2 डिवाइड बाय बेस विच इज y/2। तो y 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अगेन ये क्या हो जाएगा, वैल्यू f'/mg, ये समझ में आना चाहिए। वहाँ पे f' कितना हो जाएगा, k पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय r' का स्क्वायर होगा बच्चों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा mg। ये लॉजिक है अपना, और ध्यान आपको बस रखना है कि ये समझ में आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर इससे अपन आगे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी अपन को। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखो अच्छे से, के क्यू और क्यू है ना, के क्यू स्क्वायर जो वैल्यू है और डिवाइड बाय mg की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r का क्यूब बना लेगा डिवाइड बाय 2y, उसी को बस आपको यहाँ पे पुट कर देना। ये रही आपकी टर्म, इसको यहाँ ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा r' स्क्वायर है और ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है डैश, तो एक मिलके क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। नीचे बच्चों हमारे पास y है। ठीक है, और इसकी जगह पर मैं यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ, एक मान लो डिवाइड कर देते, सब्स्टिट्यूट कर देते, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा r का क्यूब डिवाइड बाय 2y, y से y चला जाएगा, क्यूब रूट ले लो, आपका आंसर आ गया। r' शुड बी r डिवाइड बाय द थर्ड रूट है ना ऑफ 2। बच्चों यही आपका आंसर है। ठीक है, आपने उसने आपसे डिस्टेंस मांगी थी कि नई वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो द सेपरेशन नाउ बिकम्स, तो हमारा ये आंसर बन रहा है और यही आपको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, पेपर में आता है तो 2 लाइन लिखी हमने, डिवाइड मारा और आंसर, बात खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मोमेंट p है ना, और वो अलाइन करके रखा हुआ है पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जैसा अपन समझते हैं, और इसी के साथ क्या बना हुआ है आपका, ये डायपोल का मोमेंट भी आपका दिख रहा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री, मतलब आपको इसको इस तरह से रोटेट करके क्या करना है बच्चों, वो आपको इसके पाथ से रोटेट करके इसको 90 डिग्री पे लेके आना है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ आपका डायपोल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे θ1 का जो वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पर कितना है, θ2 का वैल्यू कितना है, 90, तो जो वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, वो बेसिकली आपका वर्क ही है ना, वर्क डन। ध्यान रखना ये कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड, गलती मत करना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी नेगेटिव पी होती है, यहाँ पर एनर्जी 0 होती है और यहाँ पे एनर्जी प्लस का पी हो जाती है ना, ये गड़बड़ मत करना है ना। ये तीनों आंसर नहीं है अपने, आपको ध्यान रखना है कि ये 0 आंसर तो हो नहीं सकता, आपको कुछ काम करना पड़ेगा बच्चों यहाँ से यहाँ लेके आने में। तो वही वर्क का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर ये आपको याद है तो कोई बात ही नहीं है। वर्क डन इक्वल्स टू पी लिखते हैं, ई लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपन cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, चलो देखते हैं इसको अपन। P लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ E लिखा हुआ है, cos θ1 तो हो जाएगा ये cos 0 डिग्री माइनस ऑफ, बाद में क्या लिखा है, 90 डिग्री। तो आंसर आ गया अपना P, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, और बच्चे लोग यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अपन को मार्क कौन सा करना चाहिए, पॉइंट बी वाला ऑप्शन है ना, 0 मत मार्क करना, ये तो एनर्जी की वैल्यूज हैं। माइनस पीई को 0 करने में कितना लगेगा वर्क, आपको प्लस पी लगेगा ना, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, इतने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो रटा होता है बच्चों को। ठीक है, ये पूरा वर्क करने में 2 पी लगता है। द मैक्सिमम वर्क कैन बी डन इन द डायपोल क्वेश्चन, जो वर्क डन मैक्सिमम होता है वो पॉजिटिव का 2 पी होता है ना, आधा लगता है उसको 90 पे ले जाने में, मतलब पी, और उतना और लगेगा यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो और पी लग जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस होता है 2 पी। तो क्वेश्चन बोलता है 90 पर ही लेकर जाना है, मतलब यही आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, एक चार्ज है जिसको लोकेट करा हुआ है सेंटर पे ना, और 2 इक्वल चार्जेस के सेंटर पे जो चार्जेस क्यू रखते हैं। सो तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब कहलाएंगे ना,
सो हमें ये बात पता होती है कि कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम ज़्यादा देर तक तो रहता नहीं है, फिर भी उस मोमेंट पे अपन को उसकी कंडीशन पता करनी है। आपके पास बच्चों एक स्मॉल क्यू है जो कैपिटल क्यू के बीच में मिड पॉइंट पे रखा है। तो मिड पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना सिर्फ एक ही गलती कमिट करते हैं बच्चे। जैसे मान लो और ये वाला चार्ज कितना है Q और ये कितना है बच्चों Q। लेट अस अज्यूम दैट द मिड पॉइंट लाइज हियर एंड दिस पर्टिकुलर मिड पॉइंट इज हैविंग चार्ज Q। सो किसी भी एक डिस्टेंस को अगर मान लो मैं यहाँ से x लिख देता हूँ तो ये भी मिड पॉइंट की वजह से कितनी हो जाएगी x। दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव के। तो किसी एक को अगर सोर्स अज्यूम करते हो तो दूसरे वाले पे क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। और जैसे मान लो नेमिंग कर लेते हैं A और B, तो B पर अगर फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ F1 जो राइट साइड लग रहा है। तो इसको रोकने के लिए इसका जो पोलैरिटी होगा वो नेगेटिव होगा ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये F ड्यू टू सेंटर, ऐसा कुछ होता है बच्चों इसके अंदर। तो हमें करना क्या होता है कि कई बार बच्चे लोग सोचते हैं ना कि इस वाले क्यू से सेंटर पे फोर्स पढ़ लेते हो, इस वाले क्यू से भी सेंटर फोर्स पढ़ लेते हैं, तो वो कंडीशन ना गलत होती है, वो बिल्कुल ही रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप सेकंड वाले सेंटर पे अगर रखते हो, ठीक है, किसी चार्ज को यहाँ पे क्यू रखो, 4Q 5Q कुछ भी चार्ज रखोगे ना, तो ड्यू टू सिमेट्री वो हमेशा नेट फोर्स वहाँ पे जीरो ही आएगा। इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करने का कोई वहाँ पे मतलब भी नहीं बनता है। सो हमेशा ध्यान रखो कि किसी एक कॉर्नर वाले पॉइंट को आपको जस्टिफाई करना होता है, तो रॉन्ग अप्रोच या रॉन्ग अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। वो आंसर अपना होगा कि ट्राई टू सॉल्व, मैं लिखता हूँ ट्राई टू सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई एक कॉर्नर वाले पॉइंट को, ट्राई टू सॉल्व अ कॉर्नर पोजीशन, विच मीन्स अगर मैं इस वाले चार्ज के बारे में बात करूं तो इसको राइट साइड पे फोर्स लग रहा है F1 और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों F ऑफ C, बिकॉज ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले ऑप्शन ही हो सकते हैं, ये तो गलत है बच्चों, B और D तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पॉइंट नंबर Q की बात हो रही है, चार्ज Q की, और पॉइंट यहाँ पर B है। आपको सिर्फ लिखना है F ऑफ 1 बराबर F ऑफ C। अगर ये पूरी बेसिक सी थ्योरी पता है तो डायरेक्ट करना है अपन को। F1 मतलब यहाँ से बच्चों पॉइंट A से लेके Q तक की बात करना, तो हो जाएगा K द फर्स्ट चार्ज, द सेकेंड चार्ज एंड द टोटल सेपरेशन बिटवीन देम विच इज 2x टू द होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर सेंटर से बात करोगे तो फर्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों Q, सेकेंड चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q और नीचे हो जाएगा सीधा सीधा आपका x स्क्वायर। कुछ चीज़ें कैंसिल कर देता हूँ मैं, K और Q, यहाँ पे बच्चों x भी कैंसिल हो रहा है। तो स्मॉल वाले Q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q डिवाइड बाय 4। और जैसे इसको अट्रैक्शन के लिए चाहिए तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कूलम लॉ में अपन साइन इस्तेमाल नहीं करते इसलिए नेगेटिव नहीं आ रहा आपका। तो आंसर होगा बच्चों आपका नेगेटिव ऑफ Q बाय 4, और यही अपना आंसर है, Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q डिवाइड बाय 4। सेंटर पे मत पढ़ना इक्विलिब्रियम को, वो अप्रोच गलत होती है। बस यही एक बात इस क्वेश्चन में बताने लायक है। किसी कॉर्नर पॉइंट को आप जस्टिफाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चों आपके पास, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख दिया गया है। द डायपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डायपोल मेक्स एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट 90। हाँ, सबको पता है एनर्जी 0 होती है, और तो अपन को टॉर्क की और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस लिखने हैं। तो बच्चों ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब अभी तक के वीडियो लेक्चर में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेफरेंस पॉइंट है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में आपने क्या रखा है, डायपोल को रखा है जो एंगल थीटा बनाता है, दैट्स इट, ठीक है। और हमें पता होता है कि जब डायपोल बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका 90 डिग्री डायरेक्शन में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है बच्चों, है ना। और यहाँ पे जब आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, तो एनर्जी नेगेटिव में P ही रहती है, पता होता है अपन को। और पीछे की तरफ रहता है तो एनर्जी कितनी हो जाती है, एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, मतलब ये ज़्यादा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो क्वेश्चन ने आपसे किसी जनरल पॉइंट पर टॉर्क और एनर्जी के एक्सप्रेशन पूछे हैं। तो टॉर्क होता है बच्चों P क्रॉस E, विच मीन्स PE, और थीटा दिया हुआ है तो हो जाएगा साइन थीटा, और एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव में होता है P डॉट E, तो हो जाएगा PE कॉस थीटा, ठीक है। और यही अपने आंसर है दोनों के दोनों, ठीक है। तो P साइन थीटा और माइनस P कॉस थीटा, तो ये आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 20 देखो बच्चों, 4 पॉइंट चार्जेस है ना, हमारे पास 4 चार्जेस हैं, माइनस Q कैपिटल में, माइनस Q, देन 2Q और कैपिटल में 2Q, और प्लेस दैट ईच कॉर्नर है ये, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन Q दैट इज स्मॉल q एंड फॉर विच, ठीक है,
द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर शुड बी 0। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लो यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर क्यू है, ठीक है, माइनस वाला, फिर यहाँ पे 2 का क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 बड़ा वाला क्यू लिखा हुआ है, और सेंटर पर ना बच्चों इसका पोटेंशियल बोल रहा है 0, ठीक है। फॉर द पोटेंशियल टू बी सेंटर ऑफ द स्क्वायर टू बी 0, व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू में क्या होना चाहिए रिलेशन। तो सेंटर पर 0 बोला है उसने, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी में यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, और 3 and then 4. You can just write like this, that potential equals to V1 plus V2 plus V3 and then you can write V4. अगर मैं साइड को ना बच्चों A लिख देता हूँ चारों पे, है ना, तो स्क्वायर है तो साइड क्या हो गया, A हो जाएगा। तो A हो गया तो इसका डायगोनल जो बनेगा ना बच्चों वो बन जाएगा आपका A√2 पाइथागोरस लगा के। और अगर ओरिजिन सेंटर है तो डायगोनल के हाफ तक जाएंगे तो A√2/2 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, गलती मत करना, डायगोनल होता है इसका A√2। और अगर आप लोग A√2 का, ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट मान लो जैसे A हो गया, A से लेके O तक का डिस्टेंस मुझको चाहिए, तो A√2/2 होगा, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं टीचर्स A/√2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके समझ में आ जाएगा ये आसान से। फिर बच्चों पोटेंशियल लिखते हो क्या मिल जाएगा आपको, K का टर्म मिल जाएगा, और KQ/R होता है जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल इज सिंपली KQ/R। तो फर्स्ट वाले के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, नेगेटिव का Q डिवाइड बाय R की जगह हो जाएगा A/√2। प्लस करेंगे पर सेकेंड चार्ज कितने का है बच्चों, माइनस का Q, और उसके डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, A/√2। फिर करेंगे ऐड अपन तो ये हो जाएगा 2Q/A/√2, और एट लास्ट क्या मिल जाएगा अपने को, 2Q डिवाइड बाय A/√2, और यही उसने बोला है 0 है। तो K और बच्चों ये सारे टर्म को अगर कॉमन लेके मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा तो क्या बच रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, -Q बचेगा, -Q प्लस ऑफ 2Q और प्लस ऑफ 2Q, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा Q प्लस Q बराबर 0, विच मीन्स स्मॉल q शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q, और यही अपना आंसर है। या ऐसा बोल सकते हो Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही बैठेगा और यही अपना आंसर है, ठीक है बच्चों। बस यहाँ एक बात बताने वाली है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, और जब भी क्वेश्चन आता है तो सोचना ही नहीं है, बस ऐसे लिखते चले जाना जितने भी पोटेंशियल दिए हों, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड V4 जस्ट लाइक दिस, ओके। So we are ending this lecture. In the next class, I will teach you some more problems. Okay.